हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम माइंड्स। तो आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे टीचिंग मेथोडोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। एक जो गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है कि जो टीचर को यूज करना चाहिए बच्चों की लर्निंग के लिए, वो क्या होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है मटेरियल ऑफ मल्टीपल यूटिलिटी। ऐसा मटेरियल यूज करें कि वो बहुत सारे उसके यूज हो, मल्टीपल यूज कर सके, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसका प्रयोग में ला सके उसको। सेकेंड है मटेरियल शुड हैव यूटिलिटेरियन वैल्यू, मतलब कि वो जो मटेरियल यूज करे वो उपयोगी हो, वो उसका प्रॉपर जो है वो यूज हो रहा है, उसके अंदर यूटिलिटेरियन वैल्यू होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है। मटेरियल जो है मल्टीपल यूटिलिटी का होना चाहिए एंड मटेरियल शुड आल्सो हैव यूटिलिटेरियन वैल्यू, राइट। तो आंसर विल बी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। Second question है, listen and draw is a listening activity. This activity is particularly useful for checking. ये देखो, एक होती है एक्टिविटी लिसनिंग एक्टिविटी, सुनने की जो क्रिया होती है वो है लिसन एंड ड्रॉ, सुनो और ड्रॉ करो। ठीक है, तो इसमें जो है ये दिस एक्टिविटी इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर चेकिंग। ये हम जो एक्टिविटी यूज करते हैं लिसनिंग एंड ड्राइंग की, वो हम क्या चेक करने के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट वोकेबलरी, कि हम ऑब्जेक्ट की वोकेबलरी की सीखने के लिए। सेकेंड है प्रीपोजिशंस को लर्न करने के लिए एंड थर्ड है कलर्स एंड नंबर्स के लिए। तो हम देखिए वोकेबलरी के लिए भी यूज करते हैं लिसन एंड ड्रॉ टेक्निक को, प्रीपोजिशंस के लिए भी यूज करते हैं, प्रीपोजिशंस के लिए प्रयोग में लाने के लिए, एंड कलर्स एंड नंबर्स के लिए भी यूज किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, राइट। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट टीचर सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग एंड टीचिंग। हमसे इसने पूछा है कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। कि आप नॉट का ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट अबाउट टीचर सेंटर्ड अप्रोच। यहाँ पे बात की गई है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, मतलब कि अध्यापक जो शिक्षक है उसको केंद्र में रख के क्या चीज यहाँ पे सही नहीं है। एक होता है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, जहाँ पे हम स्टूडेंट का ज्यादा ध्यान रखते हैं, एंड एक होता है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, जहाँ पे टीचर जो है अपने बारे में ज्यादा सोचता है, उनके स्टूडेंट्स के बारे में इतना नहीं सोचा जाता है, राइट। तो इसमें पूछा है ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है टीचर सेंटर्ड अप्रोच को लेके लर्निंग एंड टीचिंग में। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इसका है, वन वे ट्रांसमिशन इज डन, स्टूडेंट पैसिवली सिट एंड लिसन टू द टीचर। तो ये देखिए, टीचर सेंटर्ड अप्रोच में यही होता है कि आप सिर्फ एक वन वे ट्रांसमिशन हो रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट आराम से बैठे हुए हैं, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप बस अपना लेक्चर दे रहे हो, जो टीचर है वो सिर्फ अपना लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट बस उसे सुन रहे हैं, कोई उसमें एक्टिविटीज नहीं है, नथिंग, उसमें कोई कुछ इंक्लूड नहीं है। तो वन वे ट्रांसमिशन इज डन, तो ये तो सही ही बात है, दिस इज करेक्ट। स्टूडेंट्स आर एक्वेंटेड विद प्रोजेक्ट वर्क, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोजेक्ट के माध्यम से हम सिखाते हैं, जो टीचर होता है वो सिखाता है स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के द्वारा कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सके बच्चा। थर्ड है, द टेक्सचुअल क्वेश्चंस आर आंसर्ड एंड लर्नड बाय रोट, कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर दिया जाता है और बच्चे उसको सिर्फ रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मार के याद कर रहे हैं, उनको एक प्रॉपर मीनिंग उनको नहीं समझाया जा रहा है, उनको एक प्रॉपर वे में उनको समझाया चीज़ों को नहीं जा रहा है, वो सिर्फ उनको पढ़ रहे हैं और दे आर जस्ट लर्निंग बाय द रूट मैथड। तो ये वाला भी क्या है, ये सही है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। सेकेंड वाले को हम बाद में देखते हैं। फोर्थ है, द टीचर्स अप्रोच इज टू कंप्लीट द कोर्स इन टाइम, जो टीचर है उसकी अप्रोच है कि वो पूरा सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट कर दे, उसका ये मोटो है कि भाई मेरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए, स्टूडेंट को कुछ आए ना आए इट डजेंट मैटर, वो बस ये सोचता है कि अपना सिलेबस कंप्लीट करो टाइम पे एंड जो उसका कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि जो उसकी जिम्मेवारी है वो हटे बस। उसको स्टूडेंट से ये कोई मतलब नहीं कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है, कितना उसके अंडरस्टैंड किया है, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता। तो ये भी सही है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, इसमें हम स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच के बारे में बात नहीं कर रहे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन हमने देखा था, स्टूडेंट्स आर एक्विंटेड विद प्रोजेक्ट वर्क, ये एक पॉजिटिव थिंग है जो हम स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को मद्देनजर रखते हुए देख रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच में नहीं आएगी, तो ये नॉट करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। Question number 4 is, when it is not possible to use real objects, the best teaching aid which can be used in the place is.
कि जब टीचर जो है यूज नहीं कर सकता रियल ऑब्जेक्ट्स का बच्चे की लर्निंग में, बच्चे को जो वो चीज समझाता है उसमें यूज नहीं कर सकता रियल ऑब्जेक्ट्स का, तो ऐसा कौन सा टीचिंग एड है इनमें से जो हम यूज कर सकते हैं एट द प्लेस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स, ताकि जो बच्चे की लर्निंग है वो इम्प्रूव हो सके। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है पिक्चर्स, सेकेंड है चार्ट्स, थर्ड है मॉडल्स एंड फोर्थ है फोटोज। तो पिक्चर्स का यूज हम करते हैं लर्निंग में, बट अगर हम रियल ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो जो इन सब में सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारे लिए वो रहेगा मॉडल्स का। मॉडल्स को हम 3D वे में रिप्रेजेंट करते हैं, चीज़ों को जो है पूरा प्रॉपर वे में मॉडल में लगाया जाता है, मॉडल बनाया जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि वो एक रियल ऑब्जेक्ट ही है हमारे सामने। ठीक है, तो उसके माध्यम से जो मॉडल्स का यूज करके एक टीचर अच्छे से बच्चों को किसी भी टॉपिक, कोई चीज है उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो मॉडल्स में सबसे एक 3D वे में जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती है, उसको लगता है कि सब कुछ रियल में उसके सामने है एंड एवरीथिंग उसको क्लियर हो जाती है सारी इंफॉर्मेशन उस चीज के बारे में। तो मॉडल्स जो होंगे वो परफेक्ट टीचिंग एड होगा इस केस में। ठीक है, तो मॉडल्स विल बी द ऑप्शन। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज कॉमन टूल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग, कि ऐसे कौन से टूल्स है जिसको हम ड्राइंग के लिए यूज कर सकते हैं, कि चीज़ों को ड्रॉ करने के लिए क्या हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चॉक, सेकेंड चारकोल, थर्ड क्रेयोन, फोर्थ ग्रेफाइट। तो देखिए चॉक का भी यूज किया जाता है ड्राइंग के लिए, चारकोल भी यूज करते हैं हम जो आउटलाइंस करते हैं, जो हमें थिक आउटलाइंस करनी होती है वहाँ पे चारकोल का भी यूज करते हैं। एंशियंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था इसका। क्रेयॉन्स का भी यूज किया जाता है एंड ग्रेफाइट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ड्राइंग द थिंग्स। ठीक है, तो ये चारों ही ऑप्शन ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। सिक्स क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है अपन से। फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं मेल एंड फीमेल में वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन बी ब्लेटेंट और सटल। तो देखिए इसमें जो है ब्लेटेंट मतलब खुले तौर पर, सटल मतलब उसको मतलब छुपा के की जाती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है वो। एक है साफ खुले तौर पर हो रहा है, एक हो रहा है कि हिडन तौर पर, कि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि लोग बोलते हैं कि नहीं है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बट फिर भी वहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो करते हैं। तो ये देखिए दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, और सेकेंड जो है वो है कि ये ब्लेटेंट होता है या फिर सटल होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोला है नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट इसमें ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ठीक है, तो ये बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, नॉट करेक्ट तो दोनों में से कोई भी नहीं है। याद रखना ये ऑप्शन में क्या दिया, नॉट करेक्ट है, पूछा होता करेक्ट तो आता बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नॉट करेक्ट है इसलिए नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगी उसको हमें देखना है। फर्स्ट है समेटिव असेसमेंट सप्लीमेंट्स फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये बोल रहा है कि जो समेटिव असेसमेंट जो हम फाइनल लास्ट ऑफ द ईयर में करते हैं असेस बच्चे को, कि बच्चे के ने क्या किया है, कैसी उसकी परफॉर्मेंस रही, एट द एंड होता है जो वो सप्लीमेंट करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो आप यूनिट वाइज आप एक सेशन थोड़े से कुछ मंथ के बाद आपने चेक कर लिया बच्चे की परफॉर्मेंस को, टाइम टू टाइम जो है आप बच्चे का एसेस किए जा रहे हैं उसकी परफॉर्मेंसेस को कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये इस ऑप्शन में समेटिव असेसमेंट जो है सप्लीमेंट करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट को, मतलब एड ऑन कर रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट को। सेकंड है समेटिव असेसमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन अ स्टूडेंट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस इन अ सर्टेन प्रेस्क्राइब्ड कोर्स, कि जो समेटिव असेसमेंट होता है उसको हम यूज करते हैं कि स्टूडेंट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने के लिए, एक कोर्स में जो कोर्स बच्चे ने लिया है जिस क्लास में है वो, उसके दौरान उस पूरे कोर्स के दौरान उसकी जो परफॉर्मेंस रही है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए हम समेटिव असेसमेंट का यूज करते हैं। तो ये सही है स्टेटमेंट। फर्स्ट ही समेटिव असेसमेंट सप्लीमेंट्स करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट को, कि जो हम आकलन करते हैं बच्चे का फाइनल वो उसको पूर्ण कर रहा है, कंप्लीट सप्लीमेंट नहीं करता है। ठीक है, ये वो था डिफरेंट, समेटिव असेसमेंट एट द एंड होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हम टाइम टू टाइम कर रहे हैं। तो जो है फर्स्ट वाली गलत हो जाएगी, तो इन्होंने हमसे गलत वाली पूछी है नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट।
राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमसे इसने पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है द आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन बाय वैल्यूइंग द इंडिविजुअल नीड इन अ ग्रुप एज अ यूनिट इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव एजुकेशन। अब देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा होगा आपने कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि बच्चे को, आप एक डिसेबल्ड बच्चा है या फिर एक लो बैकग्राउंड से है या फिर कहीं किसी और एरिया से भी है जहाँ पे उसको प्रॉपर जो है एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो सिंगल जो एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे एक नॉर्मल बच्चे को शिक्षा दी जाती है, उनके साथ ही इन सब बच्चों को शिक्षा देना क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाता। आप किसी को शिक्षा दे रहे हो तो उसको ये देख के नहीं दे रहे कि वो डिसेबल है या फिर उसे कुछ प्रॉब्लम है या फिर वो रिच नहीं है। आप बच्चे में डिफरेंसेस नहीं कर रहे हैं, एक ही जगह पर एक ही प्लेस पर उसको सब बच्चों के साथ जो है प्रॉपर आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्वालिटी एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आइडिया यही था इंक्लूसिव एजुकेशन का कि हम जो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें हर एक इंडिविजुअल को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। सेकेंड है इंक्लूजन इज अबाउट बिल्डिंग द इनर स्ट्रेंथ एंड माउंटिंग कॉन्फिडेंस अमंग चिल्ड्रन। तो इंक्लूजन का क्या मतलब है कि आप जो है उस बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि कोई डिसेबल बच्चा है वो ये ना ऐसा ना फील करे कि मुझे जो है सबसे अलग रखा जा रहा है, मैं एक अलग बच्चा हूँ, मेरे को सारी जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। इसीलिए इन सब को अवॉइड करने के लिए और बच्चे के अंदर उसमें स्ट्रेंथ लाने के लिए और उसका कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए इंक्लूजन जो है यूज किया गया। इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है ये आया इसमें गवर्नमेंट के द्वारा कि जो एक प्रॉपर एजुकेशन मिल सके हर बच्चे को। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमें दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट लग रही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है बाय यूजिंग ब्लैंक एज अ टीचर ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एज मच ऑफ टाइम एज यू कैन। ठीक है, तो मतलब कि है एक टीचर के आप इनमें से कौन कौन सी चीजें यूज करके एज अ टीचर जो है ट्राई करेंगे इंग्लिश को स्पीक करने का बार बार। ठीक है, जितने बार आप कर सकें। तो देखिए माइम क्या होता है, माइम में हम एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, अपनी लैंग्वेज को विद द हेल्प ऑफ एक्शंस, हैंड्स के एक्शंस के हेल्प से यूज करते हैं। हम बच्चे को समझाते हैं एक्शंस करके, अपने जो गेस्चर्स होते हैं ना फिंगर्स के, इन सब के माध्यम से जो है हम चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड है पपेट्स। पपेट्स आपने सबने देखी होगी, कठपुतलियां, उनका यूज किया जाता है। आप जो है उसमें एक आर्ट छुपी होती है कि आप उसके माध्यम से कोई जो है मैसेज प्रोवाइड करते हैं जो चाइल्ड होता है या फिर किसी और को भी। तो पपेट्स का भी यूज करेंगे हम। ठीक है, एक्टिंग्स भी यूज होती है। एक्टिंग स्किल्स जो एक्टिंग होती है कि आप किसी एक्ट आपने क्रिएट किया और उसके माध्यम से जो है आप इंग्लिश को बोलना जो है सिखा रहे हैं। तो एज अ टीचर आप इन सब जो ये आपको दिए गए हैं, ये माइम, पपेट्स, एक्टिंग, इन सब रिसोर्सेज का जो है आप यूज करेंगे। राइट। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है एज अ टीचर यू हैव टू रियलाइज दैट द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड इट्स फॉलो अप लाइज विद यू। कि जो पूरा है एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही है, जो एसेस करना है बच्चे को, आपको लर्निंग की कितना वो सीख रहा है, उसकी परफॉर्मेंस एंड उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, उसकी जो आप यूनिट वाइज उसकी परफॉर्मेंस करते हैं हर दिन हर महीने, जो आप उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं उसकी लर्निंग को, तो वो सब आपके ऊपर है। ठीक है, टीचर एज अ टीचर इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज एक्सपेक्ट दैट नीड योर अटेंशन। ऐसी कौन सी चीज़ें जिनमें आपको और ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है या फिर आप उनमें अटेंशन देनी ही पड़ेगी आपको। फर्स्ट है यू मस्ट कलेक्ट सफिशिएंट एविडेंस ऑन विच यू बेस योर डिसीजन। कि मतलब आप कोई डिसीजन देते हैं या फिर कुछ चीज़ें समझा रहे हैं तो वो एक प्रॉपर एविडेंस पे बेस्ड होनी चाहिए। आप उसके साथ साथ एक एविडेंस भी देंगे। ऐसा नहीं कि आपने जो है चीज़ें अपनी समझा दी है, बच्चों पे अपने डिसीजंस जो है आप थोप रहे हैं कि हाँ आपको ऐसा ही करना है। आपको एक प्रॉपर वे में जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना पड़ेगा, उस चीज़ के बारे में आपको समझाना पड़ेगा। आपकी जो लर्निंग होनी चाहिए वो एविडेंसेस पे बेस्ड होनी चाहिए कि बच्चा जो है वो लर्न करे चीज़ों को, प्रॉपर वे में उसको चीज़ें जो है समझ में आ सके। सेकेंड है यू नीड टू बी सेंसिटिव टू द चैलेंजेस फेस्ड बाय सम स्टूडेंट्स इन कंप्लीटिंग द टास्क असाइनमेंट। कि जो मान लीजिए हर स्टूडेंट को तो सब कुछ नहीं आता है, किसी किसी को प्रॉब्लम्स भी होती है, काफ़ी चैलेंजेस भी वो फेस करते हैं
किसी की फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनके मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं या फिर कोई और दिक्कत भी है, तो आपको क्या है उसके प्रति सेंसिटिव रहना पड़ेगा। रूडली इतना बिहेव ना करें कि बच्चे को जो है वो कंप्लीट ना कर पाए टास्क को, असाइनमेंट्स को जो गिवन है उसको दिए गए हैं, ठीक है। तो यू नीड टू बी सेंसिटिव। तो ये दोनों ही क्वालिटीज जो है वो टीचर की है, तो उसको जो है सेंसिटिव होना पड़ेगा और उसको प्रॉपर जो है एविडेंसेस अपने पास होने चाहिए उसको किसी चीज को समझाने के लिए। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो इन्होंने हमसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज एस्पेक्ट्स, मतलब कौन से होने चाहिए, तो ये दोनों ही सही है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड विल बी करेक्ट, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको सारे क्वेश्चंस जो है क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।